लेने पड़ेंगे। एक काम करो बेटा, तुम मोहित दादा के पास जाओ और प्रिंट आउट्स निकलवाओ, जब तक मैं तुम्हारा बैग और टिफिन पैक करके लेकर आती हूँ। जाओ जाओ जल्दी जाओ बेटा, लेट होगा। जाओ जाओ जाओ। अरे ईशा बेटा, तुम कुछ काम था? भैया से काम है। आओ 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 ईशा बिटिया, वाह 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 वाह। हाँ? अच्छा ये बताओ, मोहित भैया से क्या काम था? ये क्या मोहित भैया मुझे कुछ प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं? क्यों नहीं निकाल के दे सकते? हम बोलेंगे तो जरूर निकाल के देंगे। मोहित बेटा, आज ड्रेस का प्रिंट आउट निकाल दो, देखो क्या है। थैंक यू। चलो आओ, हम लोग यहाँ एक साथ बैठते हैं। उधर हम कहाँ बैठेंगे फिर? किसी की देर। अब ये प्रिंट आउट्स और टिफिन मैंने बैग में रख दिया है, ठीक है? ध्यान से खा लेना और शैतानी नहीं। मम्मा, आपने मेरे लिए ऑफिस जाना छोड़ा था ना, अब आप ऑफिस जाओ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। हाँ मेरे बच्चा, मुझे पता है आप अपना ख्याल रख लोगे, लेकिन अभी के लिए स्कूल जाओ। अरे वाह, आज ईशा बिटिया तो बहुत प्यारी लग रही है। भैया जी, अभी स्कूल बस आने वाली है, आप जरा बैठा दीजिएगा ना। हाँ ठीक है, मैं बिठा दूंगा, जाइए आप। और ईशा, स्कूल बस में शांति से बैठना, शैतानी मत करना, ओके बेटा? बाय बच्चा। हाँ मैं अंदर आओ। बैठो सागर, मैं तुम्हारे लिए ठंडा लेकर आती हूँ। सागर, ठंडा पियो। क्या हुआ? आज फिर कुछ काजू नहीं हो गई क्या? ये तो रोज की बात है। जिंदगी से गिला करने से बेहतर है कि उसे नए तरीके से शुरू करो। जरूरी नहीं है कि जिंदगी हमेशा तुम्हें धोखा ही दे। नहीं सागर, अगर जिंदगी ने मुझसे कुछ छीना है तो उसके बदले भी मुझे कुछ दिया है। ईशा, मेरी बेटी, वही मेरे जीने का सहारा है। और पता है सागर, मुझे उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ठंडा पियो। देखा? एक बार दिखा। अरे 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 ईशा बेटा, इतनी जोर से जंप करोगी तो चोट लग जाएगी। इतनी देर से खेल रही हो। मम्मी पापा कहाँ हैं? मार्केट गए हैं। तो तुम नहीं गई? मुझे मार्केट में अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो अब तुम दोनों और मस्ती नहीं करोगे, ओके?
मैं ऊपर वाली खिड़की से देख रहा हूँ, ठीक है? मैं घर जा रहा हूँ, बाय बाय। आरव, हम कुछ और खेलते हैं ना, मुझे भूख लगी है, चलो मेरे साथ घर पे। नहीं, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ ही जाऊंगी। तू ये ले, अब खेल और बाय बाय। अच्छा सुनो भावेश, हाँ मैं सामान लेकर ऊपर जाती हूँ, तुम ईशा को लेकर आओ। ठीक है, जाओ। जल्दी आना। और ईशा, ईशा, हाँ हाँ माँ, जस्ट अभी पहुँचे ही हैं, लिफ्ट में ही हूँ। ईशा बेटा, देखो पापा मम्मी आ गए। हाँ माँ, बाकी सब ठीक, बस बहुत थक गई आज। ईशा, ईशा बेटा, अल्पा, अल्पा, माँ मैं बाद में बात करती हूँ। जय श्री कृष्ण। अल्पा, ईशा घर पे आई क्या? नहीं तो, मैं अभी तो अंदर आई। मैंने गार्डन में बाहर देखा, कहीं भी नहीं दिख रही वो। नहीं दिख रही मतलब? अरे नहीं दिख रही मतलब कहीं नहीं दिख रही। अच्छा ठीक है, तुम आरव के यहाँ जाओ, मैं गुप्ता जी के यहाँ देख कर आती हूँ। जाओ। भाभी, ईशा आई क्या? नहीं, ईशा यहाँ पे और नहीं वो तो आरव के साथ। आरव, आरव बेटा, ईशा आपके साथ गार्डन में खेल रही थी। आपको तो पता होगा बेटा कहाँ है ईशा। नहीं अंकल, मैंने उसे बोला था, लेकिन वो गार्डन में आपका वेट करती थी। हाँ, मैंने देखा था ईशा को उन्हें गार्डन में, वो कदम काका के बेटे आरव के साथ खेल रही थी। इनफैक्ट मैंने उन दोनों से बात भी की है। कितने बजे सागर? यही कोई 7:30 बजे। भावेश, कुछ पता चला ईशा का? नहीं अल्पा, मैंने पूरी बिल्डिंग में सब जाके देखा, ईशा कहीं भी नहीं मिल रही। कहीं नहीं मिली मतलब? कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? भावेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। भावेश भाई, आपने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा? अरे वो संतोष जी पता नहीं कहाँ जाके मर गया। अरे क्या हुआ भाई, इतनी रात को इतने लोग जमा यहाँ पे? डैडी, वो ईशा का कुछ पता नहीं लग रहा है। कुछ पता नहीं लग रहा है मतलब? अरे छोटी सी बच्ची है, यही कहीं होगी, कहीं खेल रही होगी, देखो जरा ध्यान से। सब जगह देखा, पूरी बिल्डिंग देखी, गार्डन देखा, कहीं नहीं मिल रही। कहाँ मर गए थे तुम? साहब मोटर चालू करने गया था। ईशा कहाँ है? ईशा बीवी तो गार्डन में खेल रही थी। मैंने बाद में नहीं देखा तो मुझे लगा घर चली गई होगी। भावेश, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? देखो अल्पा, घबराओ नहीं। भावेश, ज्यादा वक्त गुजरा नहीं है, एक काम करो, पुलिस को फोन कर। पुलिस को फोन लगाओ जल्दी। अपने घर और अपने परिसर में हम अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अगर हमारे घर और हमारे परिसर से ही कोई अप्रिय घटना घट जाए तो वो हमारे विश्वास, हमारे भरोसे को नुकसान पहुंचाती है। और जब बात अपने छोटे बच्चों के गायब होने की हो तो माता पिता का हताश होना लाजमी है, और यही हुआ था ईशा के माता पिता के साथ। लेकिन संकट की इस घड़ी में सोसाइटी के सभी मेंबर्स एक हो गए थे और अपने अपने तरीके से ईशा की तलाश में जुट गए थे, पर आखिरकार हार कर उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ा। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? भावेश गांधी कौन है? सर, मेरा नाम भावेश गांधी सर। मैंने आपको कॉल किया था सर। ये मेरी पत्नी है अल्पा। बेटी कब से गायब है और कहाँ से गायब है? सर यही सोसाइटी के गार्डन से। सर आज संडे है और हर हफ्ते की तरह हम लोग संडे को मार्केट जाते हैं। आज भी बस मार्केट के लिए निकले थे। ईशा जल्दी से तैयार हो जाओ, चल के हमें लेट हो रहा है। मुझे खेलना है। अरे बेटा, हम आज मार्केट जाएंगे, मार्केट में पानी पूरी खाएंगे। चलो चलो चलो। पापा मम्मी को कहो ना। प्लीज। बेटा जिद नहीं करते, चल चल। नहीं, मुझे अच्छा, सुनो। खेलना है। ओके सुनो, इसको यहाँ बच्चों के साथ खेलने दो, हम जल्दी होके आते हैं। अच्छा, अपना ध्यान रखना और यहीं खेलना। बाय पापा। बाय बाय मेरा बच्चा। बाय मम्मा। बाय बाय। संतोष भैया, हम लोग मार्केट जा रहे हैं और ईशा ना बाहर गार्डन में खेल रही है। आप प्लीज जरा ध्यान रखिएगा, हम जल्दी आ रहे ठीक है, मैं हूँ यहाँ पर। हैं। जी ठीक है। ठीक, देखना संतोष है। ठीक 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 है।
अब 10 देर मत लगाना, 10 मिनट में निकलना वहाँ। ठीक है बाबा। आप अक्सर उसे अकेला छोड़कर जाते? हाँ सर, मेरा मतलब है सर, हम इस सोसाइटी में 12-15 साल से रह रहे हैं। सभी लोग हमें अच्छी तरह जानते हैं। हमें कहीं बाहर जाना होता तो हम ईशा को पड़ोस में छोड़ के जाते हैं, यहाँ गार्डन में बच्चों के साथ खेलने के लिए। और ये पहली बार नहीं हुआ, हम ऐसा कई बार कर चुके हैं। सर ईशा यही गार्डन में इधर उधर खेलती रहती थी या फिर किसी के घर होती थी, लेकिन आज सर वो कहीं पर भी नहीं है। आपने सोसाइटी में हर एक से पूछताछ की? सर मैंने पूरी सोसाइटी को अच्छे से चेक किया, ईशा कहीं नहीं मिली। सर पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ गई होगी सर। सर प्लीज ढूंढिए उसे सर, देखिए, प्लीज। आप अपने आप को संभालिए, हम कोशिश कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड है, हाँ साहब। ड्यूटी पर थे उस वक्त? हाँ साहब। बच्ची को देखा था? हाँ, ईशा गार्डन में खेल रही थी, मैं बस कुछ देर के लिए मोटर चालू करने गया था और उसके बाद नहीं देखा साहब। ये सीसीटीवी चल रहे हैं या शो पीस है? नहीं सर, सारे कैमरास वर्किंग हैं। हमारे मैंने बैकअप लेके हार्ड ड्राइव अपडेट कर देते हैं। आप चाहो तो सोसाइटी ऑफिस चल के फोटो चेक कर सकते हैं। चेक करेंगे। देखिए मिस्टर भावेश, अगर आपकी बच्ची को किडनैप किया है तो आपको फिरौती के लिए कॉल जरूर आएगा, और अगर ऐसा कोई भी कॉल आता है तो सबसे पहले आप हमें कांटेक्ट करेंगे, समझे? आप कितने बजे मार्केट के लिए निकले थे? सर तकरीबन 6 बजे के आसपास। 6 बजे के बाद की फुटेज दिखाओ। ओके सर। स्टॉप करो ये वाला। ये आपकी बेटी है? सर ये मेरी बेटी ईशा है सर। इस बच्चे के साथ खेल रही है? सर ये आरव है, इसी सोसाइटी का बच्चा है। ये कौन है अभी जिससे वो बात कर रही है? सर ये सागर है, हमारी बिल्डिंग में रहता है। 7:35 को ईशा वहां से चली गई। 7:40 को तुम्हारा वॉचमैन उसके पीछे चला गया। ये गाड़ी किसकी बाहर जा रही है? संदीप पाटिल की। हाँ सर, संदीप की गाड़ी है। 8:30 बजे, 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक की फुटेज हमने देखी। कोई अनजान शख्स बाहर आते जाते दिखाया आपको? नहीं सर, सब सोसाइटी के लोग ही दिखे हैं सर। लेकिन फुटेज में ईशा भी सोसाइटी के गेट के बाहर जाते हुए दिखाई नहीं दी। इसका मतलब हो ना हो ईशा इसी सोसाइटी में। मोरे, सोसाइटी में जाके हर घर की अच्छे से तलाशी करो। सर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सोसाइटी के हर घर को छान मारा। चप्पा चप्पा तलाश किया गया, लेकिन ईशा का कुछ पता नहीं चला। तुम्हें क्या लगता है कि कोई इनकी फैमिली के साथ? सोसाइटी के सभी प्रेमिसेस को चाहिए, बच्चे कहीं नहीं मिले। अब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वो गाड़ी। सर, इसे कुछ बताना है आपको। बोल। सर, भावेश भैया का संदीप महादिक करके एक आदमी है, उसके साथ आए दिन झगड़ा होते रहता है उनका। आज सुबह भी सोसाइटी कमेटी में बहुत जोरदार लड़ाई हुई उनके। संदीप भाई खोटी बात है, आपके एसी का पानी मेरी गाड़ी पे गिर रहा है। रोज पतरा खराब हो रहा है, कौन भरपाई करके देगा उसकी? कौन भरपाई का मतलब? क्या मतलब? तुम्हारा एसी पानी गिर रहा है, कौन भरपाई करेगा? आप एक काम कीजिए मिस्टर गांधी, आप अपनी कार कहीं और पार्क कीजिए। ये कौन सा तरीका? अरे क्या बात कर रहे हो? एक बात सुन, सोसाइटी का जो प्रीमाइसेस है ना, सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है, आपकी ओनरशिप नहीं है, समझ में आएगा नहीं? तो ठीक है, हम लीगल पेपर के साथ बात करेंगे, कोर्ट में बात करेंगे, समझा? कोर्ट की धमकी किसको देता है? मेरी बात अरे छोड़िए, हम गिरे ना कोर्ट में। क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं? भारी पड़ेगा तेरे को, बता रहा हूँ। फ्लैट नंबर क्या है उसका? सर 802। संदीप का है? वो तो बाहर गए हैं, कहाँ? पुणे, क्यों? किसी काम से। अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं पर थे। विशाखा, मैं ये तो आहो, थांबा। क्या हुआ? अचानक से कहाँ जा रहे हैं? खाना खाते जाते? विशाखा, तेरे को कितनी बार समझाया, बाहर जाते समय पीछे से टोकने का नहीं। अच्छा सुन, मैं पुणे जा रहा है, अर्जेंट काम है, काम होते ही वापस आ जाऊंगा। तू दरवाजा बंद कर ले। पूना में किसके यहाँ गए? मुझे नहीं मालूम सर, उनके बिजनेस का मुझे कुछ भी नहीं पता है। घर से निकलने के बाद उन्होंने कॉल किया था तुम्हें? नहीं। नंबर दो उनका। हाँ जी, 9800।
सर नंबर स्विच ऑफ है। अगर उनका फोन आता है तो तुरंत हमें कांटेक्ट करने के लिए बोल देना। जी सर। लड़की 8 और 9 के बीच गायब हुई है और संदीप 8:30 बजे अपने घर से पूना के लिए निकला था। अब दो पॉसिबिलिटीज बनती है, लड़की या तो इसी कॉम्प्लेक्स में या फिर संदीप के पास है। लेकिन सर सिर्फ गाड़ी पे एसी का पानी गिरने के झगड़े की वजह से कोई इतना बड़ा कदम क्यों उठाए? फिर उसका फोन क्यों स्विच ऑफ है? उसका पूना के लिए निकलना और फोन स्विच ऑफ होना ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सर जिस तरह की फेंसिंग है, यहाँ से बच्ची को उठाकर बाहर ले जाना मुश्किल है। घर की तलाशी कहाँ तक पहुंची? बस सर 2-3 घर ही बचे। ठीक है मोरे, सिक्योरिटी गार्ड से अकेले में बात करो, हो सकता है कि संदीप के अलावा भी कोई एंगल हो इस केस में। साहब मैं अपने माँ बापू की कसम खा के कहता हूँ साहब, मैं उस बच्ची के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। देख संतोष, एक बच्चे किडनैप, वो भी जब तू ड्यूटी पर। पहले बच्ची विंग में जाती है और उसके पीछे तू जाता है और फिर बच्ची किडनैप हो जाती है। ऐसी हालत में तुझ पे शक कैसे ना करे? बता कहाँ गया था? साहब गरीब आदमी हूँ साहब, मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम्हें उनके परिवार के बारे में कुछ ऐसी चीज़ नोटिस की है जो तुम्हें अजीब लगी हो? साहब वो सागर साहब अल्पा मैडम के आगे पीछे घूमते रहते हैं, हमेशा घूरते रहते हैं और ईशा बिटिया से कभी कभी आते आते बात भी करते हैं। हाँ सर, मैं आता जाता रहता हूँ अल्पा के घर पे। पूरी सोसाइटी में तुम सिर्फ अल्पा से बात करते हो और ईशा को ही चॉकलेट देते हो, खास वजह? वो दरअसल अल्पा मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन भावेश के बर्ताव से वो दुखी रहती है सर। तो तुम उसे कंधा देने का काम करते हो? नहीं सर, बस बात कर लेता हूँ। सिर्फ बात करते हो या कुछ और भी है? ईशा को कहाँ गायब किया तुमने? नहीं सर, मैं भला ईशा को क्यों गायब करूँगा? मेरे और अल्पा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ सर। तुम किस टाइप के लड़के हो इसका पता तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। सर मेरी ईशा किसी अजनबी के साथ नहीं जा सकती, कितनी छोटी है वो सर। सर उसे ढूंढ के लाइए कहीं से भी, वरना मैं मर जाऊंगी। सर मैं मर जाऊंगी। इन दिनों में आपने ऐसा कुछ नोटिस किया जो आपको अजीब लगा हो? जैसे कि कोई आपका पीछा कर रहा हो या कोई ईशा से जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा हो, कोई जान पहचान वाला, कोई अनजान? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया और ना ही ऐसा कुछ सोचा था कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ होगा। ये सागर जो आपके सोसाइटी में रहता है, उसके साथ आप लोगों का क्या रिलेशन है? सर कुछ नहीं, बस ऐसे ही आते जाते जान पहचान है, हमारी ही बिल्डिंग में रहता है। क्या वो ईशा को नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं नहीं सर, वो ऐसा क्यों करेगा? ठीक है मोरे, ईशा की फोटो आसपास के इलाके में भी दिखा दो, हमें कोई भी पॉसिबिलिटीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज में ईशा सोसाइटी से बाहर जाते हुए नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी पुलिस टीम हर मुमकिन संभावना की जांच कर रही थी। पड़ोसी, रिश्तेदार, सबकी कड़ी छानबीन की जा रही थी, लेकिन ईशा के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं आया था और हर गुजरते पल के साथ ईशा की जिंदगी खतरे में होने का डर बढ़ता जा रहा था। आपण संदीप माडिकात? हो साहब, संदीप माडिक नहीं आए। सर मेरी कंपनी पुणे में पिछले काफ़ी सालों से ज़मीन खरीदना चाह रही थी, पैसे भी तैयार थे सर। कल शाम को मेरे बिजनेस पार्टनर का फ़ोन आया और बस मैंने पैसे का बैग उठाया और तुरंत पुणे के लिए रवाना हो गया। वो डील भी फाइनल होगी सर और पेमेंट करके बस रातों रात में अभी पहुंचा हूँ मुंबई। सुबह तुम्हारा भावेश के साथ झगड़ा हो जाता है, उसी शाम भावेश की बेटी ईशा गायब हो जाती है, उसी शाम तुम्हें तुम्हारा बिजनेस पार्टनर का फ़ोन आता है, तुम पुणे चले जाते हो। एक दिन में इतने सारे कोइंसिडेंस, थोड़ा अजीब नहीं लगता? वो सब मैं नहीं जानता सर, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। आप चाहिए तो मेरे बिजनेस पार्टनर से पूछ सकते हैं सर, मैं उनकी डिटेल्स देने को तैयार हूँ सर। वो तो डिटेल्स हम लेंगे ही और वेरीफाई भी करेंगे। सर आप समझते क्यों नहीं है, सोसाइटी की छोटे मोटे झगड़े की वजह से ऐसा घिनौना काम मैं थोड़ा ही करूँगा। छोटे छोटे झगड़ों की वजह से बड़े बड़े जुर्म होते हुए हमने देखे हैं। अपने सारे डिटेल्स लिखवा देना और शहर छोड़कर जाने से पहले हमें इन्फॉर्म करें। दीक्षित, गाड़ी चेक करो इनकी। ओके साहब। अरे कमाल करते सर आप समझते क्यों नहीं, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। आप लोग बिना मतलब की मुझ पर शक कर रहे हैं, और वैसे भी आपको ईशा के बारे में पूछना है तो सर आप गुप्ता जी से क्यों नहीं पूछते? किसी किधर? क्योंकि कल शाम को जब मैं पुणे जा रहा था तो ईशा गुप्ता जी के घर के सामने खड़ी थी। तुम 8:30 बजे बिल्डिंग के गेट से बाहर निकले, इसका मतलब गुप्ता जी के यहाँ तुम 8:20 या 8:25 को पहुंचे होंगे। हाँ सर, तकरीबन यही समय रहा होगा सर। उस समय ईशा बॉल से खेल रही थी सर। जिस दिन ये हादसा हुआ उस वक्त आप लोग कहाँ थे? जी मैं और पार्वती रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे अंधेरी। कितने बजे? ये कोई
5 बजे के आसपास। लेकिन आप ये सारे सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? गायब होने के पहले ईशा को आपके फ्लैट के बाहर देखा गया था और शायद वो आखिरी बार था। तुम उस वक्त कहाँ थे? तो पढ़ाई कर रहा था। और कुछ नहीं सर। फिर 9 बजे के लगभग अल्पा भाभी ईशा के बारे में पूछने आई थी। तुमने ईशा को देखा था? नहीं सर। गुप्ता जी, वार्निंग नहीं लेकिन नसीहत दे रहा हूं मैं। ईशा को आपके फ्लैट के बाहर आखिरी बार देखा गया था रात 8:30 और 9 के बीच। अगर ईशा के बारे में आप लोग कुछ भी जानते हो तो अभी बता दो। अगर हमें पता चला ना तो वार्निंग देने का मौका भी नहीं दूंगा। 7 साल की ईशा गांधी को लापता हुए पूरा एक दिन बीत चुका था, लेकिन उसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी थी और ना ही उसके माता पिता को फिरौती के लिए अब तक कोई कॉल आया था। पुलिस के लिए जैसे केस एक पहेली बन गया था। उनके तहकीकात के तरीके पर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे थे और इस तनावपूर्ण माहौल में एक ऐसी खबर आई जिसने इस केस को बेहद खतरनाक मोड़ दे दिया। बोरीवली के जंगल में एक जली हुई लाश मिली है। फोन कॉल के हिसाब से लोकेशन तो यही होनी चाहिए। आसपास देखो कोई लाश मिल जाएगी। लाश तो बुरी तरह से जल चुकी। सर, ये देखिए, कपड़े भी जलाने की कोशिश की है लेकिन पूरी तरह जले नहीं है। कपड़े और बॉडी को देखकर लगता ही है किसी बच्चे की लाश है। तो कहीं ये लाश ईशा की तो नहीं? हो सकता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और जो भी एविडेंसेस यहाँ मिलता है फॉरेंसिक में भेज दो। कपड़े ईशा के माँ बाप को दिखाकर इसकी शिनाख्त करवाएं। क्या जिस माहौल में हम रह रहे हैं वहां हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? क्या जिस व्यस्त जीवन शैली को हम व्यतीत कर रहे हैं उसमें हम अपने बच्चों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रख पा रहे हैं? आज के दौर में जहां पति पत्नी दोनों काम करते हैं तो बच्चे या तो बेबी सिटिंग सेंटर्स में होते हैं, मेड्स के पास होते हैं या फिर पड़ोसियों के पास। और ऐसे में दिन भर उनके साथ क्या हो रहा है क्या हमें इसके बारे में पता होता है? NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिसर्च के अनुसार बच्चों के अगेंस्ट क्राइम की संख्या पिछले कुछ सालों में हमारे देश में 300% बढ़ी है और ये आंकड़े काफी खतरनाक और चिंताजनक हैं। बोरीवली के जंगल में हमें एक बच्चे की जली हुई लाश मिली और उसके बाजू में ये जले हुए कपड़े। क्या ये ईशा के हैं? ईशा की है, ईशा की, ईशा! मेरे बच्चे! ईशा भाभी, मेरे बच्चे! मैं इसे फोरेंसिक को भेजना हूँ। ईशा! मेरे बच्चे! ईशा! मेरे बच्चे! ईशा! तुमने मारा है मेरी बेटी को, तुमने ही बोला था ना उसे अकेला छोड़ दो। तुमने ही मारा है मेरी बच्ची को, मेरे बच्चे! ईशा! मुंबई के बोरीवली इलाके में एक सुनसान जगह पे पुलिस को आज एक बच्ची की जली हुई लाश मिली है। माँ बाप ने उस बच्ची के जले हुए कपड़ों से उसकी शिनाख्त कर दी है। सर, मीडिया इस केस को थोड़ा ज्यादा ही उछाल रही है। देख रहा हूँ मैं। ये लोग तो हमारी मजबूरी समझते ही नहीं है। इन्हें लगता है कि पुलिस के पास एक जादू की छड़ी है जो घुमा देंगे तो केस सॉल्व हो जाएगा। सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की उम्र करीब 5 से 7 साल की है और उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई, जिसके बाद बॉडी को जलाया गया, लेकिन अभी कुछ ठोस कहा नहीं जा सकता। बॉडी को पूरी तरह से जला दिया है। रिपोर्ट आने में वक्त तो लगेगा। सर, इसके अलावा बॉडी के पास जो आधे जले हुए कपड़े मिले उसमें सीमन के ट्रेसेस हुए। इसका मतलब बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या तो रेप की कोशिश हुई। सैंपल्स को DNA टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा गया। रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। सर, आपके ऑर्डर के मुताबिक हमने सोसाइटी के अगले 2 दिनों की फुटेज ऑब्जर्व की है, ज्याच्यात एक गोष्ट शक वाढवत आहे।
तेरे से कुछ बात करनी है, पुलिस स्टेशन चल। मगर क्यों? चल बोला ना। माँ! चल। माँ! डैडी! अरे क्या हुआ सब? पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेके जा। अरे किसकी पूछताछ के लिए? ईशा मर्डर केस में। देखिए साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता। ले चलो इसे। साहब मेरी बात सुनिए। साहब मेरी बात सुनिए। साहब मुझे को छोड़ दीजिए। देखिए गलतफहमी हो रही है। साहब लेकिन अब पता नहीं मेरे बेटे को ले जा रहे हैं। साहब एक मिनट चलिए। साहब मेरी बात सुनिए। मैं समझता हूँ साहब, न्यूज़पेपर और अखबार में आपकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। असली गुनहगार को तो आप पकड़ नहीं पा रहे। मेरे बेटे को बलि का बकरा बना रहे हैं आप। गुप्ता जी, आपके सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं, हम आपके ही बेटे को बलि का बकरा क्यों बनाएंगे? ईशा गायब हुई थी संडे रात को, बुधवार रात को उसकी लाश मिली थी और मंगलवार रात को आपका बेटा एक बड़ा सा सूटकेस बाहर लेके जाते वक्त सीसीटीवी में दिखाई दिया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा मानती हूँ मैं कि आलसी है, निकम्मा है, लेकिन वो कभी किसी का खून नहीं कर सकता। अगर उसने कुछ किया नहीं होगा तो छोड़ दीजिए उसे। ले चलो इसे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर मोहित दोषी पाया गया, लेकिन मोहित के माता पिता और सोसाइटी के लिए ये आरोप अविश्वसनीय था, क्योंकि बचपन से ही सब उसे जानते थे। वो ईशा को अपनी छोटी बहन की तरह मानता था, लेकिन क्या पुलिस का ये शक सही था? शराब पीता? जी कभी कभी बियर पी लेता हूँ। संडे को क्या पिया था? कुछ नहीं सर। कौन देखता है ब्लू फिल्म्स? कभी नहीं सर। मोरे लैपटॉप चेक करो इससे। सर कभी कभी देख लेता हूँ सर। बैग कहाँ से लिया था? कौन सा बैग सर? वही जिसमें ईशा को डालकर लेकर गया था। सर उस बैग में लास्ट ईयर की बुक्स थी जो मैं जूनियर स्टूडेंट को देने गया था बस। स्टूडेंट का नाम बता। जी वो सर वो मैं एनजीओ में देने गया था। एनजीओ का नाम बोल। वो आशा प्रकाश सर, ज्योति प्रकाश सर। ये क्या आ गया बैग उधर? नहीं सर, बैग चोरी हो गया। चरस गांजे का नशा करता है? नहीं सर। तो तेरे जेब में मैच बॉक्स कैसे मिला? जी कभी कभी सिगरेट पी लेता हूँ। लड़की को जलाने के लिए पेट्रोल कहाँ से मिला? जी मैच बॉक्स रहने का मतलब ये थोड़ी है कि मैंने लड़की को जलाया। तो फिर किसी को सुपारी दी थी? सर मैं कसम खा के बोलता हूँ सर, मेरा इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है सर। बैग कहाँ है वो? सर बताया तो था सर, बैग चोरी हो गया। ब्लड सैंपल ले लो और मैच करा। तो मोहित पर पूरा शक था, लेकिन उसे साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं थे। ईशा की लाश पूरी तरह से जली हुई हालत में पाई गई थी और इसी वजह से उसकी फोरेंसिक जांच और डीएनए जांच में देरी लगी। और यही कारण था कि मोहित को अरेस्ट करने के बाद 90 दिनों तक पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई। मोहित के पिता शिवलाल गुप्ता की अदालत में की गई अपील मंजूर हो गई और मोहित को जमानत मिल गई। भावेश और अल्पा अपनी बेटी की मौत के सदमे से अभी तक उबर भी नहीं पाए थे कि मोहित को जमानत मिलने की खबर से उनका क्रोध उमड़ आया। जेल के माहौल ने मोहित पर भी काफी असर छोड़ा था। जमानत के बाद मोहित अपनी जिंदगी में वापस लौट चुका था, लेकिन लोगों का उसकी तरफ देखने का नजरिया बदल चुका था। मोहित के बर्ताव में भी काफी बदलाव महसूस हो रहा था और ये इस कहानी के भयानक अगले अध्याय की आहट थी। माँ सुन तो। कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरी बात तो सुन। एक भी बात नहीं सुननी मुझे तेरी। अरे माँ मेरी बात सुन। मेरे से बात मत कर, मैंने कहा ना तुझे। माँ सुन तो बात। मैं आज के बाद कभी जुआ खेलने नहीं जाऊंगा। अच्छी बात है। माँ तो मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? मुझे तुझसे बात करने से भी डर लगता है। तुझे जेल से छुड़ाना ही नहीं चाहिए था हमें। पार्वती ये क्या बातें कर रही हो? नहीं डैडी, माँ ठीक करी। मुझे जेल से छुड़ाना ही नहीं चाहिए। जब खुद की माँ को मुझ पर भरोसा नहीं है तो क्या फायदा? माँ तुझे क्या लगता है मैंने ईशा को मारा है? मैं ईशा को मार सकता हूँ? ठीक है माँ, मुझे लगता है ना मैंने ईशा को मारा है, मैं तेरे लिए फांसी पे भी चढ़ जाऊंगा। बस इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर मुझे। एक बात बता, उस दिन रात को कौन सी किताबें लेकर गया था तू? तू पुलिस को चकमा दे सकता है, मुझे नहीं। ये बीती बातें लेकर बातें करने क्या फायदा? क्या बीती बातें? क्या बीती बातें? हाँ, जब देखो तभी बेटे का साइड लेते रहते हो। अरे बड़ी मुश्किल से अभी तो पुलिस ने छुड़ा के लाया हूँ उसे। बस आपकी वजह से ये बिगड़ता है। जब देखो तब बस बेटा बेटा बेटा, और कुछ खराब हो जाए तो उसके बाद माँ के ऊपर जाता है सब कुछ। तो दिन भर तुम्हारे पास ही रहता है ना। देखा, आ गए ना अपनी औकात पे। मैं ही बुरी बन गई आपके सामने। पार्वती, अरे कहाँ हो? पार्वती,
उठो पार्वती, उठो उठो पार्वती। गुप्ता जी के मुताबिक उनकी बीवी के हाथ में 2 सोने के कंगन थे जो गायब है, और कबर से करीब 5 से 6 हजार रुपए भी गायब है। मतलब मर्डर का मोटिव पैसा है। इनका बेटा मोहित कहाँ है? सर मोहित का नंबर स्विच ऑफ है और गुप्ता जी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि मोहित ये सब कर सकता है। सर सीसीटीवी फुटेज रेडी है। चलो सर ये देखिए, जूम कर। मोरे देखो, हमारा शक सही निकला। मोहित हाथ में प्लास्टिक की थैली लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है मिसेस गुप्ता को मारने के बाद वो गेट से बाहर जा रहे हैं। काम करो, इस मोहित की फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। सर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि मोहित ने एक बाइक चोरी की, उसे जुआ खेलने की लत लग गई, पैसे कमाने का भूत सवार। पिछले कुछ दिनों में उसने जुए में काफी पैसे जीते भी थे। शहर के जितने भी जुए के अड्डे हैं सब चेक करो। और इस मोहित ने कंगन चोरी की है, मतलब वो बेचेगा जरूर। आसपास के एरिया में जितनी भी ज्वेलरी शॉप है वहां जाके पता करो। सर सुना है तुमने एक लड़के से चोरी की ज्वेलरी खरीदी है? नहीं सर, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है और मैं चोरी का माल नहीं खरीदता। तुम लोग बिना मार खाए सच नहीं बोलते हो ना? दीक्षित क्यों चले ला? चलिए भाई चल। मैं कुछ नहीं किया सर, मैं कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो सर। जब 2 डंडे सही जगह पे पड़ेंगे ना सब सच याद आ जाएगा। चल सर बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। बोल। वो 3 बंदे थे सर। 3 बंदे? जी सर। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मुझे देखना है। जी सर, मैं दिखाता हूँ। एक मिनट पॉज करो। ये तो पीटर और जॉन है, चेन स्नैचर। मोहित का इन चेन स्नैचर से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये पीटर और जॉन पिछले महीने तक जेल में थे, शायद इनकी मुलाकात वहीं पर हुई है। मोहित मुजरिम है, वो फरार हो सकता है, लेकिन ये पीटर और जॉन है। एक काम करो, पीटर और जॉन के अड्डा का पता करो, इनके पीछे इन्फॉर्मर लगा दो। कल शाम तक ये दोनों मुझे मेरी कस्टडी में चाहिए। ओ सर। पुलिस को अब यकीन हो चुका था कि मोहित ने ही पहले ईशा और फिर अपनी मां का कत्ल किया है और अब वो शहर छोड़कर भागने की फिराक में है। पीटर और जॉन दोनों नामी गुनहगार थे और पुलिस को उनके बारे में जानकारी जुटाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अरे पुलिस! अरे साहब मैंने मिस्टेक किया साहब। हम मत मारो साहब, मत मारो साहब, बताता हूँ साहब, मत मारो साहब, मत मारो, बताता हूँ साहब, मत मारो साहब, बताता हूँ साहब, मत मारो साहब, पुणे जाने वाला है साहब वो। पुणे जाने से पहले वो बैंगलोर जाने वाला है और बैंगलोर जाने के बाद वो पुणे जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या? उससे पहले उसे किसी को मारना है साहब। सोसाइटी में सबको अलर्ट कर दो और एक कांस्टेबल सिविल ड्रेस में 24 घंटे वहां लगा दो। हेलो,
हमें छोड़ के चली गई पापा। इतना प्यार करता था तो फिर उसे मारा क्यों? मैं अपनी माँ को कैसे मार सकता हूँ? घर छोड़कर भागा क्यों? फूल भी यहाँ पर छोड़कर गया। माँ पर तुझे तरस भी नहीं आया? उस बच्ची को मारते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे सच कहती थी तेरी माँ, मेरे लाड़ प्यार ने सब बिगाड़ दिया। अगर आज उसकी बात सुनता नहीं, वो जिंदा होती और तू घर के बाहर। अगर मुझे पता होता कि मेरे लाड़ प्यार से तेरी ये हालत होती तो तुझे उसी वक्त मार दिया होता। क्या कर रहा है? पागल हो गया तू? क्या कर रहा है तू? अरे पागल हो गया? तो आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप बच गए, वरना माँ के साथ भेजने का प्लान बनाया था मैंने। कोई बात नहीं, आपकी किस्मत बदल देते हैं। क्यों मारा? मैं जुए में बहुत पैसे हार चुका था, बर्बाद हो चुका था। मुझे पैसे चाहिए थे, बहुत डिस्टर्ब था। फिर मैं टेरिस पे गया। फिर मैंने टेरिस पे दिव्या और अमन को देखा। वो रोमांस करने में लगे हुए थे। वो देख के और डिस्टर्ब होने लगा। मैं मेरे साथ कोई रोमांस ही नहीं करता। कोई लड़की मेरे पास ही नहीं आती, ना मुझसे दोस्ती करती। एक बार फेल क्या हो गया, कोई लड़की दोस्ती नहीं करती मुझसे। मैं और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा। फिर मैंने फ्लैट के सामने ईशा को खेलते हुए देखा। मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, खेलोगी? आ जाओ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं घबरा गया। उसकी चिल्लाहट बंद करने के लिए मैंने तकिया उठाया, उसके मुंह पे वो बंद कर दिया। पता ही नहीं चला उसकी चिल्लाहट कब बंद हुई। मैंने तकिया उठाया, मैंने देखा उसकी सांसें नहीं चल रही। मैं घबरा गया। मुझे लगा अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा। फिर मैंने एक बैग में उसकी लाश को भर के किसी को खबर नहीं। मौका देखते ही वो बैग को फिर खुद ही पीसीओ से पुलिस कंट्रोल में फोन करके सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया। अपनी माँ को क्यों मारा तूने? माँ को? आप ऐसे चाहिए? पहले अपना गुनाह कबूल कर क्या? कौन सा गुनाह? कैसा गुनाह? हर बात पे ईशा ईशा ईशा। वो तुम्हारी औलाद है। मैं इसी बात की तो शर्म आती है मुझे कि तू मेरा बेटा है। तो तुझे सिर्फ बेल मिली है, रिहाई नहीं मिली है। एक न एक दिन फांसी का फंदा जरूर तेरे गले में पड़ेगा। बाद में होगा। अरे अरे मेरी चाबी दे, चाबी दे मेरी, दे मेरी चाबी दे। मेरी चाबी दे, दे मेरी चाबी। माँ 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 उठ। माँ माँ तुझे क्या हो गया? माँ ऐसी होती है क्या? पहले तो हर बात में साथ देती थी, पहले हमेशा मेरा सपोर्ट करती थी, तो अचानक से बदल गई। मुझे पैसे चाहिए थे, वो पैसे नहीं देती थी मुझे। बोलता था मुझे पैसे दे पैसे दे पैसे दे, नहीं सुनती थी। क्या करती? मारना पड़ा उसे।
बाप को मारने की कोशिश क्यों की? वो तो आंखें बंद करके तुझसे प्यार करता था। नहीं नहीं नहीं, डैडी भी अब माँ की जबान बोलने लगे थे। वो भी मुझ पर शक करने लगे कि मैंने ईशा को मारा है। उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा। फिर मैंने सोचा कि दोनों जिंदगी भर साथ रहे तो इनको भी माँ के पास पहुंचा दूंगा तो कितना अच्छा रहेगा। दोनों आगे भी साथ रह लेंगे, फिर सारी दौलत, सारा पैसा मेरा हो जाएगा। उनकी जिंदगी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तेरे जीते जी तू उस जेल से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं तुझे लिख के देता हूँ। अदालत ने मोहित को ईशा गांधी को अगवा करने, उसे सेक्सुअली मोलेस्ट करने और कत्ल करने के इल्जाम में कुल मिलाकर 46 साल की सजा सुनाई है। मोहित पर अपनी मां के कत्ल करने का मुकदमा अब भी कोर्ट में चल रहा है। शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि मैकेनिकल इंजीनियर के सुनहरे सपने वाला मोहित हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे लुप्त हो जाएगा। अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें, उन्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताएं, उनसे खुलकर बात करें। इस बात का ध्यान रखें कि लाड प्यार और लापरवाही से की गई अनदेखी कहीं उनकी बर्बादी की वजह न बन जाए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको।